गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आपने लास्ट टॉपिक खत्म किया था बेटा जी, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अपनी चैप्टर का नाम था बेटा जी यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आप लोगों ने सबसे पहले बातें की थी शुरुआत में जब चैप्टर शुरू किया था अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, कि हमारी बॉडी में या एनिमल के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टू टाइप्स का होता है। या तो उसे नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, या फिर उसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने कहा था जो एनिमल में मोस्ट डेवलप सिस्टम है वो है बेटा जी यहाँ पे नर्वस कंट्रोल, जो कि आपने ब्रेन की बातें कर आपने उसको खत्म कर लिया था बेटा जी। पूरे अपने ब्रेन के फंक्शंस को जाना, कैसे कैसे सारा काम कंट्रोल किया जाता है। अब अपना अगला टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम है बेटा जी यहाँ पे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है हमारे दिमाग में कि जब नर्वस सिस्टम डेवलप हो चुका है एनिमल के अंदर, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल भी करता है, वो बहुत ही फास्ट काम करता है यहाँ पे, तो बॉडी को केमिकल कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों डेवलप हुआ केमिकल कोऑर्डिनेशन यहाँ पे, या क्या नीड है केमिकल कोऑर्डिनेशन की। तो हम पहले इस पॉइंट को जानेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे बेटा जी आज के अपनी नोटबुक में, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द एनिमल, और उसमें सबसे पहले लिखेगा नीड ऑफ द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जरा सोच के देखो बेटा जी, हमारी बॉडी में 10 की पावर 14 नंबर ऑफ सेल ऑन एवरेज, 10 की पावर 14 नंबर ऑफ सेल है। अब हर सेल तक तो न्यूरॉन नहीं पहुंच सकता ना, बट हमें सेल के फंक्शन को रेगुलेट तो करना पड़ेगा। तो हमने वहां पे एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि वहां पे केमिकल्स को निकाला जो टू डिफरेंट सेल्स के बीच में जाके बेटा जो में कम्युनिकेट करते हैं और एक सेल के फंक्शन को वहां पे रेगुलेट करते हैं। तो मैं एक ही लाइन बोलूंगा यहाँ पे बेटा जी आपका यहाँ पे, बिकॉज नर्वस सिस्टम जो है वो ईच एंड एवरी सेल के पास नहीं पहुंच सकते, यानी कि नर्व फाइबर जो हमारे हैं वो हर सेल तक नहीं पहुंच सकते। तो अब अगर हर सेल तक नहीं पहुंचेंगे तो हम हर सेल की एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करें। तो हमने वहां पे एक केमिकल के द्वारा सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म डेवलप किया, उस मैकेनिज्म का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिएगा जरा उसकी डेफिनेशन की बात करें, नीड की बातें करते हो देखिएगा बेटा जी, मैंने लिखा है यहाँ पे आपका, all cells of our body are not innervated by the nerve fiber, मतलब नर्व फाइबर वहां पे हर सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है, बट द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड। भाई एक सेल में क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या सेल कर रही है, उसमें कैसे बायोमोलिक्यूल बन रहे हैं, उसकी एक्टिविटी तो हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करनी पड़ेगी, और हमें पूरी बॉडी के सेल्स को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा उसके कंट्रोल करने के लिए जो दूसरा एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का जो सिस्टम डेवलप होता है उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब अगर कोई पूछे केमिकल कंट्रोल के सर फीचर क्या है, तो मैं कहूंगा इसके हम दो तीन बातें करते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात बेटा जी, ये स्लोली एक्ट करता है, मतलब वर्ड क्या है, आपने नर्व फाइबर में देखा था कि जो इंपल्स का ट्रांसमिशन का रेट जो बहुत ही फास्ट होता है, तो वो तो आपने गर्म प्लेट को छुआ, जबकि जब अपने हाथ को हटा लिया, मतलब बहुत क्विक इंस्टेंट होता है, स्टिमुलस आया और आपने रिस्पॉन्ड किया बेटा। सोच मैं क्या बोल रहा हूं, आपने गर्म प्लेट को छुआ, छूते ही अपने हाथ को वापस कर लिया, मतलब एक सिग्नल आया, एक स्टिमुलस आया, और आपने जब उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया, तो वो रिस्पॉन्ड कैसा है, क्विक है या स्लो है, कैसा रिस्पॉन्ड है बेटा। तो आप क्या कहोगे सर तो बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्ड था। मैं कहूंगा यस बेटा जी, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिस्पॉन्ड कर दिया बॉडी। तो ऐसा जो रिस्पॉन्ड है वो तो नर्वस था, तो मैंने कहा वो तो फास्ट होता है, बट ये कैसा होता है, क्वाइट बेटा जी स्लो होता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेटा जी यहाँ पे, ये वाइड स्प्रेड होता है, मतलब ईच एंड एवरी सेल तक यहाँ पहुंच सकता है, हम पूरी बॉडी की हर सेल्स को यहाँ पे उनके फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये वाइड स्प्रेड है बेटा जी यहाँ पे। एंड थर्ड पॉइंट बेटा जी यहाँ पे, ये लॉन्ग लास्टिंग है। इस वर्ड का क्या मतलब है भाई, नर्वस सिस्टम ने एक्शन करवाया, उसने यहाँ पे इंपल्स भेजी और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, बट कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर के लिए हुआ, आपने कहा सर हमने प्लेट को छुआ, हाथ को वापस कर लिया, मतलब उसका इफेक्ट जब खत्म हो गया यहाँ। बट एक केमिकल जब आता है तो इसकी अपनी एक लाइफ होती है, जब तक वो केमिकल सेल के पास रहेगा उस सेल उस काम को करती रहेगी, मतलब इसका फंक्शन जो होता है बेटा जी यहाँ पे ये लॉन्ग लास्टिंग होता है इन कंपेरिजन टू द नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल से इसका फंक्शन कैसा है बेटा जी यहाँ पे, लॉन्ग लास्टिंग है, बट स्लोली एक्टिंग है बेटा जो ये आपका वाइड स्प्रेड होता है। अब पॉइंट आता है सर, ये जो केमिकल्स की बात कर रही है, केमिकल कौन है जो भैया जी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और इन केमिकल्स को कौन कंट्रोल करता है। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे chemical control is regulated by endocrine system।
अब ये क्या होता है, हम इसकी बातें करेंगे आपके साथ यहाँ पे। बट ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है बेटा जी, यहाँ पे आपका एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा ये कंट्रोल होता है। अब कोई पूछे आपसे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, तो चलिएगा उसकी बातें शुरू करते हैं आपके साथ यहाँ पे। मैं टॉपिक की कुछ इस तरह से बातें करूंगा बेटा जी। आपने जब टिश्यू पढ़ा था तो वहां पे एक एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है बेटा, जब आपने टिश्यू वाले चैप्टर में, तो आपने ये कहा कि हमारे जो ग्लैंड्स होते दे आर मेड अप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। याद है ना बेटा ये बातें आपने, ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और ग्लैंड क्या है बेटा जी, एक क्लस्टर ऑफ सेल दैट आर सिक्रेटिंग ए स्पेसिफिक केमिकल। ग्लैंड क्या है बेटा जी, एक क्लस्टर ऑफ सेल दैट आर सिक्रेटिंग ए स्पेसिफिक केमिकल, हम उसको कह रहे हैं ग्लैंड है बेटा जी। अब पॉइंट आता है यहां पे, ग्लैंड ब्रॉडली तो 2 ही टाइप के, बट हम तीसरे टाइप की बात भी करेंगे आपके साथ यहां पे। एक का नाम होता है बेटा जी एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनको हम बोलते हैं बेटा जी यहां पे डक्ट ग्लैंड। आपको पता है ये सब बातें। एक ऐसा ग्लैंड जिसके पास डक्ट होती है और डक्ट के थ्रू अपने सीक्रेशन को बेटा जी यहां पे टारगेट तक पहुंचाने का काम करता है। तो आप लिख सकते हैं यहां पे, इट इज ए ग्लैंड दैट हैव द डक्ट एंड दैट, आप ऐसे कह सकते हैं, दीज आर द स्पेसिफिक ग्लैंड दैट हैव द डक्ट एंड देयर सीक्रेशन रीचेज अप टू द टारगेट साइट थ्रू द डक्ट। क्या बोला बेटा जी मैंने यहां पे, दीज आर द स्पेसिफिक ग्लैंड दैट हैव द डक्ट, these are the specific glands that have the duct and their secretion reaches up to the target site through the duct पहुंचेगा। ओके, आप कहते दूसरे जो ग्लैंड होते हैं उनका नाम होता है बेटा जी यहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड, और आप कहते हैं ये ग्लैंड होते हैं बेटा जी यहां पे डक्टलेस ग्लैंड। तो अब एक पॉइंट आता है, सर अब इनके डक्ट नहीं है तो फिर इनका जो सिक्रीशन है वो टारगेट तक कैसे पहुंचता होगा। मैं कहूंगा बेटा जी इनका सिक्रीशन जो होता है वो पहुंचता है टारगेट साइट तक थ्रू दी ब्लड। देयर सिक्रीशन रीचेज अप टू द टारगेट साइट थ्रू दी ब्लड, उसमें कहा जाता है थ्रू दी डक्ट जाता है, यहां पे थ्रू दी ब्लड जाता है बेटा जी। ठीक है, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे देयर सिक्रीशन इज कॉल्ड हार्मोन। हम इनके सिक्रीशन को क्या बोलते हैं बेटा जी यहां पे, हार्मोन बोलते हैं। आप कहोगे सर ये तो हम पढ़ने वाले डिटेल में बेटा जी, एक्सोक्राइन ग्लैंड के मेनली बेटा जी जो सिक्रीशन होता है उसमें आप ये कह सकते हो मेनली वो एंजाइम्स को रिलीज करता है। जैसे आप डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करते हो, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड जो वो मेनली आपके डक्ट ग्लैंड है। भाई आप देखो लीवर से सिक्रीशन आ रहा है थ्रू द डक्ट आ रहा है, पेंक्रियास से आता है थ्रू द डक्ट आता है, सलेवरी ग्लैंड से सिक्रीशन आता है थ्रू द डक्ट आता है। मैं कहूंगा मेनली जो भी आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड दे आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो मैं एग्जांपल लिख सकते हो बेटा जी यहां पे आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, अब एक तीसरा नाम क्या आता है बेटा जी, तीसरा नाम आता है बेटा जी यहां पे हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब ये क्या होते हैं, दीज आर द ग्लैंड दैट हैव द डक्ट एंड दे ऑल्सो रिलीज देयर सिक्रेशन थ्रू दी ब्लड। वो ब्लड के थ्रू भी अपने सिक्रेशन को पहुंचाते हैं बेटा जो वहां पे वो आपके यहाँ पे उनके पास डक्ट भी होती है। एग्जांपल के तौर पे लीवर कह सकते हो, पेंक्रियाज कह सकते हो। यहाँ पे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था बेटा पेंक्रियाज के बारे में, उसका जो भी डाइजेस्टिव सिक्रेशन है वो पेंक्रेटिक डक्ट के थ्रू आता है, जबकि उसके पास में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मैंने आपको पढ़ाया था जहां पे अल्फा बीटा गामा सेल्स है यहाँ पे, जहां पे इंसुलिन ग्लूकागन हार्मोन्स बनते हैं, वो ब्लड में उस सिक्रेशन को डालता है। तो वो दोनों तरह काम करता है, एक्सो एज वेल एज एंडो। वो क्या है बेटा जी यहां पे आपका हेटेरोक्राइन। तो मैं कहूंगा इट बिहेव एज बोथ एक्सो प्लस में एंडोक्राइन ग्लैंड। वो जो दोनों की तरह बिहेव करे वो कौन है बेटा जी यहां पे आपका हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। तो अपना यहां पे जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो पढ़ने वाले हैं बेटा चैप्टर के अंदर, हम किसकी बातें करेंगे बेटा जी यहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड की बातें करने वाले, जिनके थ्रू जो सिक्रेशन निकलता है बेटा वो क्या होता है यहाँ पे हार्मोन होता है। ये क्या होता है इसकी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब एक वर्ड लिखो बेटा जी, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड is known as endocrinology।
उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंडोक्राइनोलॉजी। एंड द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी वो था बेटा जी थॉमस एडिशन। थॉमस एडिसन इज नोन एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। मतलब हम ये सबसे बारे में इसके बारे में बताने वाले हैं यहाँ पे, थॉमस एडिसन साहब थे। चले बेटा जी यहाँ पे अब वर्ड आता है सर हार्मोन। वर्ड का मतलब क्या है, क्या है, तो आप हेडिंग डालेगा बेटा जी यहाँ पे हार्मोन्स। मैं सबसे पहले बेटा जिसका मतलब बताऊंगा, लैटिन से वर्ड लिया गया हार्मोन। हार्मोन वर्ड का मतलब क्या होता है, हार्मोन मींस टू एक्साइट। इसका मतलब क्या होता है, टू एक्साइट, मतलब वो किसी भी सेल्स को या किसी भी स्ट्रक्चर को एक्साइटेड करे, उसे स्टिमुलेट करे फॉर देयर फंक्शनिंग। मैं कहूंगा वो क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका हार्मोन। एनी केमिकल दैट एक्साइट एनी टारगेट सेल और द टिश्यू और द ऑर्गन, वो किसी भी एक टारगेटेड टिश्यू और ऑर्गन को बेटा जी एक्साइटेड करता है, स्टिमुलेट करता है, ऐसा केमिकल क्या कहलाता है बेटा जी, हार्मोन कहलाता है। डू यू थिंक ये हार्मोन वर्ड सही है? तो याद रखना बेटा जी, द टर्म हार्मोन इज ए मिसनोमर। मतलब क्या इस वर्ड का, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, द टर्म सेल इज इटसेल्फ ए मिसनोमर। जो आपने वर्ड पढ़ा है बेटा जी सेल, इस सेल वर्ड को हमने बेटा जी यहां पे एक लैटिन की भाषा के वर्ड से लिया सेलुलई, जिसका मतलब होता है होलो कंपार्टमेंट। एक खाली जगह के लिए वर्ड यूज हुआ था सेलुलई। क्या सेल सच में खाली है? सेल तो अंदर से भरा हुआ है बेटा जी यहाँ पे। तो क्या सेल एक वर्ड जो है, क्या वो एक सही वर्ड है? क्या वो सेल को सही से डिफाइन करता है? तो आपने कहा नहीं सर नहीं करता। तो आपने कहा था ऐसा कोई भी वर्ड जिसका मतलब जो निकलता है वो सच में वैसा नहीं होता है। मैं कहूंगा तो वो क्या होते हैं बेटा, जैसे वर्ड यहाँ पे मिसनोमर। क्या बोलते हैं उन वर्ड को? मिसनोमर। तो वैसे ही मैं कहूंगा द टर्म हार्मोन is a misnomer. Why? Because the term hormone means to excite, but there are many hormone that also inhibit the functioning of the cell or the gland or the organ. जो हमारे डिफरेंट टाइप के बेटा जी बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर जिनके फंक्शन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं। बट हार्मोन वर्ड का लैटिन भाषा में मतलब क्या होता है बेटा जी, टू एक्साइट। तो डू यू थिंक इसका जो मतलब है वैसा ही हार्मोन होते हैं? आप कहोगे नहीं सर, कुछ हार्मोन्स ऐसे भी हैं जो इनहिबिट करते हैं, जो काम को रोकने का काम करते हैं। क्या अगर कोई ग्लैंड कोई काम कर रहा है या भैया जी कोई ऑर्गन अपना काम कर रहा है, तो ये जाके उस ऑर्गन के काम को इनहिबिट करवाते हैं। तो मतलब सर ये तो इनहिबिट करती है, हमेशा स्टिमुलेट नहीं करते, एक्साइट नहीं करते हैं, इनहिबिट भी कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी कर सकते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे जो वर्ड दिया गया तो उस वर्ड का मतलब कुछ अलग था जो हमने आपको बता दिया। ये वर्ड ऐसे क्यों नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर हुआ वो ऐसा काम कर रहा था कि वो स्टिमुलेट करता था, तो वहां के भी यहाँ पे हमने इसका नाम ऐसा कुछ रख दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिएगा अगला वर्ड बेटा जी। आपको मैंने सिर्फ एक बात बताई है, हार्मोन वर्ड का मतलब क्या होता है, टू एक्साइट, but there are many hormone that can also inhibit the functioning, so we call it is as a misnomer word. चलिएगा आगे बेटा जी। term hormone is given by स्टर्लिंग। ये क्वेश्चन आपके से पूछा जा सकता है कि टर्म हार्मोन देने वाला कौन था? कौन था बेटा जी यहाँ पे? स्टर्लिंग। अगला पॉइंट बेटा जी यहाँ पे, फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, वो पहला हार्मोन जो डिस्कवर था उसका नाम क्या था बेटा जी यहाँ पे? सिक्रेटिन। पहला हार्मोन बेटा जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम क्या था? सिक्रेटिन। एंड इट इज रिलीज फ्रॉम ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहां से रिलीज होता है बेटा जी? आपके ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है बेटा जी यहाँ पे। एंड डिस्कवर्ड बाय
स्टार्लिंग एंड बेलिस। इसको डिस्कवर करने वाले दो लोग थे, स्टार्लिंग एंड बेलिस बेटा जी, बट द ट्रम्स हार्मोन देने वाला एक ही था, वो क्या था, स्टार्लिंग था बेटा जी यहाँ पे आपका। और पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ बेटा जी वो कौन सा था यहाँ पे, सिक्रेटिन, जो कहां से निकलता है बेटा जी यहाँ पे, ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है बेटा जी। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में हिस्ट्री बैकग्राउंड बताया बेटा जी यहाँ पे कि हार्मोन जो होता है उस वर्ड का मतलब क्या होता है। ये एक मिसनोमर है, क्यों है मैंने बता दिया आपको बेटा मिसनोमर क्यों, क्योंकि इस वर्ड का मतलब होता है टू एक्साइट, बट देयर आर मेनी हार्मोन दैट इनहिबिट द फंक्शनिंग। तो इसलिए इसका सिर्फ ऐसा नहीं है कि हार्मोन सिर्फ वही होते हैं जो एक्साइट करते हैं, ऐसे भी हार्मोन है जो इनहिबिट करते हैं। तो मैं कहूंगा वर्ड का मतलब जो है एक्चुअली उससे कुछ अलग भी होता है इसका काम। तो मैं कहूंगा डेफिनेटली ये क्या वर्ड है बेटा जी यहाँ पे, एक मिसनोमर वर्ड है। वैसे आपने कह दिया गिवन बाय किससे था बेटा जी, नेम यहाँ पे स्टार्लिंग के द्वारा पहला हार्मोन कौन सा है, हमने उसके बारे में आपसे बातें की यहाँ पे। अब पॉइंट आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ ए हार्मोन, ये हार्मोन क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की बातें करेंगे अबाउट द हार्मोन। तो करें बेटा बातें यहाँ पे, चलिएगा मैं सबसे पहले बातें करूंगा। दे आर नॉन न्यूट्रिएंट दे आर नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर, मतलब वो कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम आपके लिए नहीं करेंगे। दूसरी बात बेटा जी, दे प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट, दैट इज ट्रेसेस, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सीक्रेट होते हैं, ऐसा नहीं कि किलो 2 किलो प्रोड्यूस हो रहे, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ट्रेसेस में प्रोड्यूस होते हैं बेटा जी। अगला पॉइंट बेटा जी, देयर हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन कॉज डिजीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो आपको समझना है। अब आपने कहा सर वो ट्रेसेस भी निकलते और हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, अगर हम उनका सिक्रेशन बढ़ा देंगे तो अच्छी बात हो जाएगी फिर तो बॉडी में, या फिर उसका सिक्रेशन घटा देंगे तो क्या होगा। मैं कहूंगा भाई अगर आपने उसका अपने एक स्पेसिफिक अमाउंट जो रिलीज होता है, अगर आपने उसके अमाउंट को अप एंड डाउन कर दिया, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो गया, मैं कहूंगा अगर वो हाइपो या हाइपर सिक्रेशन हो गया, दैट इन कंडीशन में वो लीड करेगा डिजीज को, मतलब उससे हमारी ह्यूमन की फिजियोलॉजी क्या होगी बेटा, डिस्टर्ब हो जाएगी यहाँ पे। तो उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही मेंटेन रहना क्या है बॉडी में जरूरी है बेटा जी। ओके, अगला पॉइंट क्या आता है बेटा जी यहाँ पे, they are released by specific gland and are specific in function। इस वर्ड का क्या मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल लेके बोलूं बेटा जी कि भाई हमारे थायराइड ग्लैंड से निकला थायरोक्सिन हार्मोन, तो जरा वर्ड को समझ कर देखो भाई, थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये आपके थायराइड ग्लैंड से निकला, तो मतलब वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से ही निकल रहा है, ऐसा नहीं कि भाई ब्रेन से भी निकल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। ये हार्मोन जो अपने एक स्पेसिफिक ग्लैंड से ही रिलीज होता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पे उसकी अपनी जो टारगेट साइट होती है वो स्पेसिफिक होती है कि उसका जो काम है वही काम करेगी, ये नहीं कि वो हार्मोन निकल गया तो सबके काम को टेक ओवर कर लेगा, नहीं, उसका काम भी स्पेसिफिक है, उसका टारगेट स्ट्रक्चर भी स्पेसिफिक है, और वो स्पेसिफिक सेल से क्या होता है रिलीज होता है। हमेशा जब भी रिलीज होता है एक मिनिमम अमाउंट में रिलीज होते हैं, ट्रेसेस में वो रिलीज होता है बेटा जी यहाँ पे, और वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम नहीं करता, वो क्या है बेटा जी, नॉन न्यूट्रिटिव है। ओके, ये पॉइंट हो गए। अब पॉइंट आता है सर ये है क्या हार्मोन, तो मैं कहूंगा दे आर द प्राइमरी केमिकल, और मैं कहूंगा इंटरसेलुलर, प्राइमरी इंटरसेलुलर, वर्ड पे ध्यान देना, इंटरसेलुलर मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर। वर्ड पे ध्यान दो बेटा जी, ये किसी भी सेल के द्वारा सीक्रेट करने वाले एक केमिकल है जो किसी दूसरी सेल की एक्टिविटी को क्या करते हैं यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। तो 2 डिफरेंट सेल्स में यूज हो रहे हैं बेटा जी यहाँ पे, तो मैंने कहा दे आर इंटरसेलुलर केमिकल मैसेंजर से,
जो एक सेल के द्वारा निकाले गए हैं तो दूसरे सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करने को, उसके फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करते, दे आर द इंटर सेलुलर। ऐसा नहीं कि सेल ने निकाला और उसी सेल के अंदर यूज हो गया, नहीं मेरे भाई, ये इंट्रा सेलुलर नहीं है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन सेल, जो निकाल रहा है उसी के पास यूज हो रहा है, और इंटर होता है बिटवीन द सेल। मैं आपको लिख देता हूं बेटा जी, यहां पे इंटर वर्ड का मतलब होता है बेटा जी बिटवीन, कि बिटवीन द सेल दे आर द मैसेंजर। मतलब थायरॉइड ग्लैंड निकाल रहा है, काम कहीं और जाके करते, तो यहां की सेल ने निकाला और इसका टारगेट किसी और सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करना था। यहां तो मैं कहूंगा ये कैसे मैसेंजर है बेटा जी, यहां पे इंटर सेलुलर मैसेंजर है। और समझ में आया बेटा जी? यहाँ पे तो मैंने क्या क्या बोला, ये नॉन न्यूट्रिटिव इन द नेचर है, ये हमेशा स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ट्रेसेस में प्रोड्यूस होते हैं। हाइपर क्या कोज करेंगे, डिजीज कोज करेंगे, और वो स्पेसिफिक सेल से निकलते हैं, और स्पेसिफिक ही उनका क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपका टारगेट है, उनका फंक्शन है। यहाँ पे ये सब चीजें बेटा जी इनके बारे में हम बातें बोलते हैं यहाँ पे, ठीक बात है। अब पॉइंट आता है, सर हार्मोन फंक्शन कैसे करते हैं, हाउ दे रेगुलेट द फंक्शन, हाउ दे कंट्रोल द फंक्शन, और ये कैसे काम करते हैं, इनकी फंक्शनिंग का मेथड तो बताओ, ये हार्मोन काम कैसे करते हैं। तो मैं कहूंगा बेटा जी, हम यहाँ पे ब्रॉडली दो तरह की बातें करते हैं। या तो एक हार्मोन ऐसा है जो लिपिड सोलुबल है, या फिर वो ऐसा जो लिपिड में लेके इनसोलुबल, उसके भी आपको उनकी फंक्शनिंग करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। जरा समझिएगा क्या करते हैं। मैं इनकी दो कैटेगरी की बात करता हूं यहाँ पे। मैंने कहा पहला हार्मोन दैट इज लिपिड, चलो मैं एक बार पूरा फ्लो चार्ट बनाऊंगा आपके लिए ताकि आपके लिए चीजें क्लियर हो। तो हम थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड अच्छे से यूज करते हैं। हमें कहते हैं बेटा जी हार्मोन जो हैं वो या तो कैसे हैं, चलिएगा, लिपिड सोलुबल है, पॉइंट आता है सर इस वर्ड से आप क्या समझाना चाहते हो, लिपिड की सोलुबल इनसोलुबल से क्या फर्क पड़ता है उसके फंक्शन में। बेटा बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा, देखो जरा कैसे फर्क पड़ेगा। भाई ये हमारी सेल की मेम्ब्रेन है, प्रियांशु बेटा सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, रितिका बेटा, ऋषिका बेटा किसकी बनी है। आप कहोगे सर सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, वो किसके बनी है, लिपिड के बनी। तो आपने कहा सर ये हमारा कोई हार्मोन था, जो रिलीज किया गया ब्लड के द्वारा, ये अपने टारगेट तक पहुंचा। देखिएगा अब जरा यहां पे, ये अपने टारगेट जो भी स्ट्रक्चर है उसकी लिपिड की मेम्ब्रेन को करता है क्रॉस। सेल के अंदर बैठा होता है न्यूक्लियस, तो मैं कहूंगा ये बैठी है यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझते जाओ बातों को, क्या कर रहा है यहां पे वो आपका, ये बैठी बेटा जी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन। आप सर न्यूक्लियस के अंदर बैठा होता है हमारा डीएनए, ठीक बात है। ये जनाब क्रॉस करके न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। अब न्यूक्लियस के अंदर बैठा होता है इस हार्मोन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर, मैंने इस तरह से बना दिया रिसेप्टर। याद रखना ये रिसेप्टर इस हार्मोन के लिए क्या है, स्पेसिफिक है। तो आपने कहा सर ये हार्मोन अब क्रॉस करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आ चुका है। तो जैसे ही अंदर आ जाएगा तो मैं कहूंगा बेटा जी इन दैट कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ये अपने इससे बाइंड कर जाएगा। तो आपको दिखाई देगा बेटा जी बातें यहाँ पे कि सर इस तरह से ये रिसेप्टर था, और इस रिसेप्टर के ऊपर बेटा जी हार्मोन भाई साहब आके बाइंड हो गए। तो आपने कहा सर इन दैट कंडीशन में बन गया रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया बच्चा यहां पे, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इट गेट बाइंड टू डीएनए एंड हेल्प इन जीन एक्सप्रेशन। कैसे करता है हेल्प, सोचिएगा।
ये जो कॉम्प्लेक्स सपोज करते हैं यहां इस जीन के साथ ये रेगुलेट कर रहा है, तो आपने कहा सर ये इस तरह से यहां पे ये कॉम्प्लेक्स बाइंड हो गया, जिसकी वजह से यहां पे जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन थी वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है इन द फॉर्म ऑफ द आरएनए, और ये आरएनए आगे जाके बेटा जी बनवाता है प्रोटीन। एंड बेटा जी ये प्रोटीन जो है इट बिहेव एज ए एंजाइम, ये बिहेव एज ए एंजाइम एंड एक फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स कैरिड आउट करता है। आई होप ये फ्लो चार्ट समझ में आ रहा होगा आपको, स्टेप बाय स्टेप रिवाइज कर लेते हैं एक बार, आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। देखिएगा मैंने क्या बनाया। सर ये हमारे जो हार्मोन है वो लिपिड को लेकर सोलुबल है, ठीक है, मतलब हमारी सेल मेम्ब्रेन को सर वो इजीली क्रॉस कर जाएंगे, बिल्कुल क्रॉस कर जाएंगे। सर फिर वो हमारे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर जाएंगे, बिल्कुल क्रॉस कर जाएंगे। फिर हमारे न्यूक्लियस के अंदर सर उन हार्मोन्स के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर बैठा हुआ है, उन रिसेप्टर से करेंगे वो बाइंड। तो जैसे वो बाइंड करेंगे तो वहां पे कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसका नाम क्या होगा, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। अब एक पॉइंट समझिएगा, सर ये किसी सेल से निकला, ये कहीं और जाके बाइंड हो गया तो हो जाने दो बाइंड, पर ये जो रिसेप्टर होता है तो स्पेसिफिक होता है बेटा। एवरी रिसेप्टर इज स्पेसिफिक फॉर इट्स हार्मोन। ऐसा नहीं रिसेप्टर सबसे बाइंड कर लेगा, कोई भी हार्मोन आ जाओ मैं तेरे से बाइंड कर लूंगा, ना बेटा ना, ऐसा नहीं होगा। एवरी रिसेप्टर इज स्पेसिफिक फॉर इट्स हार्मोन। तो मैं कहूंगा ये कॉम्प्लेक्स बना, और ये कॉम्प्लेक्स भी स्पेसिफिक है फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ द जीन। जैसे हम अपनी बात करते हैं, हमारे पास 25,000 जीन है बेटा जी हमारे डीएनए में, एंड एक सेल में 25,000 जीन तो एक्सप्रेस नहीं हो रहे ना। और अगर एक सेल में जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो मैं कहूंगा फिर वो डीएनए एक्सप्रेस नहीं होगा, तो वो प्रोटीन वो एंजाइम नहीं बन रहे होंगे सेल में, बायोमोलिक्यूल नहीं बन रहा होगा, तो वो काम भी तो नहीं हो रहा होगा सेल में। तो इस हार्मोन ने क्या किया, सपोज कीजिएगा जब कोई इन्वायरमेंट से हमें स्टिमुलस मिला, कोई स्टिमुलस मिला, तो उसके रेस्पॉन्स में बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किया बेटा जी, यहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूस किया। वो हार्मोन जाएगा ऐसे बाइंड करेगा, तो मैं कहूंगा अब जो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, बच्चा जो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, सॉरी, वो जीन के पास जाके बाइंड करता है और उस जीन को बेटा जी एक्सप्रेस करवा के उसका आरएनए बनवाता है। वो आरएनए आगे जाके क्या बनाता है बेटा जी, प्रोटीन को बनाता है, और प्रोटीन बिहेव एज एंजाइम। और अगर एंजाइम बनेगा डेफिनेटली वहां पे एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, उस मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर होगा तो मेरी बॉडी में एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगी। सोचो अगर ये हार्मोन ना आता, बेटा 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 पॉइंट को समझो मैं क्या समझा रहा हूं, अगर ये हार्मोन ना आता तो क्या होता, सर ये सारी घटना घटित ना होती, तो इसका मतलब ये बॉडी में प्रोटीन नहीं बनता, ये एंजाइम नहीं बनता, तो इसका मतलब मेरी बॉडी में ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कभी होती ही नहीं। तो सर उन्होंने इस सेल में ये सेलुलर फंक्शन जो हुआ है उसे रेगुलेट किया, उसे कंट्रोल किया इस केमिकल ने, मतलब इस हार्मोन ने। समझ में आया इसका मैकेनिज्म? अगले वर्ड में समझते हैं। चलिएगा ये बात कर लेते हैं इससे। सर हमारे दूसरे जो हार्मोन है वो होते हैं लिपिड इनसोल्यूबल। इस वर्ड का क्या मतलब है? सर ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, और एज यू ऑल नो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड। तो सर अब ये जो मॉलिक्यूल आए, ये जो जनाब आए यहां पे, ये जनाब तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो क्या है यहाँ पे लिपिड को लेके इनसोल्यूबल है। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, तो ये वाला काम तो नहीं कर सकते, तो फिर ये क्या करते हैं? मैं कहूंगा बेटा ये क्या करते हैं, इनके लिए सेल की मेम्ब्रेन में बैठे होते हैं स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स, हम इनको बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है बेटा जी, इनका जो अंदर वाला साइड जो होता है उसके साथ बैठा होता है सम अनदर मॉलिक्यूल, और मैं कहूंगा कोई यहां पे मॉलिक्यूल है जो बंधा हुआ है, बट ये मॉलिक्यूल जो होता है बेटा जी ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है यहां पे इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही ये हार्मोन रिलीज हुआ और ये हार्मोन आके बेटा जी अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, तो मैं एक लाइन बोलूंगा बेटा जी, बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर
cause change in structure of receptor। पॉइंट को समझो बेटा जी आप, जैसे ये हार्मोन इस रिसेप्टर से बाइंड होगा, इसके बाइंडिंग की वजह से इसके कन्फर्मेशन में क्या आएगा, चेंज आएगा, इसके स्ट्रक्चर में क्या आएगा, चेंज आएगा। उस चेंज की वजह से ये जो अंदर मॉलिक्यूल इसके साथ बंधा हुआ था बेटा जी, ये जो इनएक्टिव फॉर्म में बंधा हुआ था बेटा जी, ये एक्टिवेट हो जाएगा। अगर सोचेगा इस बाइंडिंग की वजह से ये जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल था वो हो गया बेटा जी एक्टिव, वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया एंड प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस अनदर केमिकल विद इन द सेल। चलो कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा वर्ड को समझो। आप इस तरह सोच के देखिएगा, मेरी सेल में सर कोई एंजाइम था जो बना हुआ बैठा हुआ है, बट वो एंजाइम जब बनता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। वो एंजाइम जो होता है किस फॉर्म में बेटा, यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में, बट सर वो ऐसे बंधा हुआ इनएक्टिव फॉर्म में बैठा हुआ है। मैंने कहा जैसे हार्मोन आएगा इसकी कन्फर्मेशन चेंज आए, तो चेंज की वजह से वो जो इनएक्टिव फॉर्म थी वो क्या हो गई, यहाँ पे एक्टिव हो गई। और उस एक्टिव फॉर्म ने क्या किया बेटा जी, यहाँ पे कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म करा के एक कोई केमिकल बनाया जो सेल के अंदर की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। तो मैंने कहा ये तो था प्राइमरी मैसेंजर, इसके बाइंडिंग की वजह से इस मॉलिक्यूल ने एक और अंदर मैसेंजर पैदा किया है जो अंदर सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, एक फिजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करेगा। तो मैं कहूंगा भाई ये अगर प्राइमरी था तो ये बाद में उसके बाइंडिंग की वजह से पैदा हुआ, तो मैं कहूंगा ये कैसा मैसेंजर है, ये सेकेंडरी मैसेंजर है। ये था इंट्रासेलुलर, बट ये कैसा है यहाँ पे, इंट्रासेलुलर है बेटा जी। ये कैसा है यहाँ पे, इंट्रासेलुलर, मतलब विद इन द सेल प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ द प्राइमरी मैसेंजर। और ये मैसेंजर ऑफ सेल की एक्टिविटी को क्या करेगा, यहाँ पे कंट्रोल करेगा, मतलब जो भी रिएक्शन यहाँ पे होना होगा उसे कंट्रोल करेगा। कौन, यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर। यहाँ पे अब एक वर्ड को समझ कर देखो बेटा जी, इन वाले केस में क्या कभी सेकेंडरी मैसेंजर बनता है? ये प्राइमरी मैसेंजर खुद जाके काम करता है, ये किसी सेकेंडरी मैसेंजर को प्रोड्यूस नहीं करते। बट ये वाले जो जनाब है जो लिपिड में इंसोल्यूबल है, दे ऑलवेज प्रोड्यूस सेकेंडरी मैसेंजर विद इन द सेल। अब आप कहोगे सेकेंडरी मैसेंजर क्या हो सकता है? मैं कहूंगा मे बी वो कोई आयन हो सकती है जो सेल में बैठी हो, बट वो फ्री फॉर्म में ना हो, या वो सेल के साइटोप्लाज्म प्रेजेंट ना हो, उसका कंसंट्रेशन सेल में इंक्रीज करवाता हो। जैसे कि मैं कहूंगा सेकेंडरी मैसेंजर क्या क्या हो सकते हैं? आप कहोगे सर इट मे बी कैल्शियम, कैल्शियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, ये एक सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है। या सर साइक्लिक एएमपी, क्या नाम बोला बेटा मैंने यहाँ पे, साइक्लिक एएमपी, इट एक्ट एज मैसेंजर। मैंने बोला इनोसिटोल पायरोफॉस्फेट आईपी, इनोसिटोल पायरोफॉस्फेट, इट एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर। ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए बेटा जी रिगार्डिंग द सेकेंडरी मैसेंजर की। इस प्रकार के अंदर जाके कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन विद द रिसेप्टर। अगर ये यहां पे बाइंड ना होता तो ये कभी प्रोड्यूस ना होते। ये अगर प्रोड्यूस ना होते बेटा जी तो सेल में ये जो फंक्शन को कंट्रोल करते हैं वो कभी होता ही नहीं बेटा यहां पे। तो इसका मतलब मैं एक लाइन लिख दो बेटा जी सेकेंडरी मैसेंजर के नीचे, कंट्रोल फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। उस सेल के अंदर जो फिजिकल रेस्पॉन्स हो रहा है उसे कैरिड आउट कौन करवा रहे हैं? सेकेंडरी मैसेंजर। बट सेकेंडरी मैसेंजर का बेटा जी फॉर्म होना कंट्रोल किस में बेटा जी? प्राइमरी मैसेंजर में। वो प्राइमरी मैसेंजर कौन है बेटा? यहां पे हार्मोन है। प्राइमरी केमिकल मैसेंजर। तो दोनों के काम करने के तरीके को समझिएगा। ये यहां पे जीन की एक्सप्रेशन के साथ इंटरफेयर करता है और एक जीन को एक्सप्रेस कराता है, जबकि ये वाले जनाब जो होते हैं ये जीन के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है बेटा जी। ये यहां पे एक इनएक्टिव चीज को क्या करते हैं? एक्टिव करके एक रेस्पॉन्स को कैरिड आउट करवाते हैं। यहां पे पॉइंट आया समझ में? यहां पे मतलब यहां पे ऑलरेडी एंजाइम्स वगैरह बने हुए हैं, बट वो जो बने हैं वो इनएक्टिव फॉर्म, और इनएक्टिव फॉर्म में तो मतलब वो उस रिएक्शन को नहीं करवा रहे। इसके बनने की वजह से वहां पे चीजें एक्टिवेट होती है और यहां पे तो चीज बनाई जाती है। कोई पूछे अब आपसे यहां पे कौन से हार्मोन का क्विक रेस्पॉन्स होगा, कौन से हार्मोन का फंक्शन डिले होगा, कौन सा यहां पे स्लो एक्टिंग हार्मोन है और कौन सा यहां पे फास्ट एक्टिंग हार्मोन है? देखो मेरे भाई, हार्मोन को आपने कंपेयर किया नर्वस सिस्टम के साथ में, तो आपने कहा स्लो एक्टिंग है।
आपने कंपेयर किया केमिकल कोऑर्डिनेशन को नर्वस के साथ, तो आपने कहा केमिकल वाला स्लो है। अब मैंने कहा केमिकल में भी दो केमिकल है, अब मैं उनका आपस में कंपैरिजन करके बोल रहा हूं ये आपस में कैसे हैं, इन दोनों हार्मोन्स में से जल्दी रिस्पॉन्स किसका आएगा, इसका जल्दी आएगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी दे आर फास्ट एक्टिंग हार्मोन। क्यों भाई, अरे मेरे बेटा यहां पे ऑलरेडी एंजाइम्स बने हुए हैं, इन्हें तो सिर्फ उसको इनएक्टिव से क्या करना है, एक्टिव करना है। यहां तो सोचिएगा इन्हें एंजाइम बनाना पड़ेगा, तो भाई पहले आरएनए बनेगा फिर प्रोटीन बनेगा, मतलब इन्हें तो यहां पे डीएनए को एक्सप्रेस करके काम, तो यहां पे भैया जी बहुत धीरे काम होगा। तो मैं कहूंगा इनका जो है वो कैसा है बेटा जी, यहां पे डिले रिस्पॉन्स है इनका, यहां पे आप कह सकते हैं ये डिले और वो कैसा है यहां पे फास्ट है यहां पे। तो ये मैंने आपको वर्किंग स्टाइल बताया टू डिफरेंट हार्मोन का, एक कैसे काम करते हैं कैसे काम करते हैं। यहां पे आप कहोगे सर इनमें कौन आते हैं, तो मैं कहूंगा चलो भाई मैं यहां पे नाम लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जो भी हमारे स्टीरॉयड हार्मोन है, लाइक जो हमारे गोनाड से निकलते हैं, हमारे टेस्टिस और ओवरी से निकलते हैं, हमारे एडनल कोर्टेक्स से निकलते हैं, वो हम पढ़ेंगे तो बातें करेंगे भाई ये कैसे हार्मोन है। और बेटा जी हमारा यहाँ पे थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन, वो भी लिपिड को क्रॉस कर सकता है आपके यहाँ पे, तो वो आएंगे इस कैटेगरी में। और बाकी रिमेनिंग जो भी हार्मोन बच गए बेटा जी वो सब आएंगे इस कैटेगरी में। तो अब देखो हार्मोन जो भी आएंगे, मैं सब हार्मोन की बात तो नहीं करूंगा, बट जब कोई हार्मोन ऐसा आएगा जो यूं काम करेगा, मैं उसके लिए कहूंगा ये लिपिड सोलुबल हार्मोन है। तो समझ जाना जिस हार्मोन के बारे में नहीं बता रहा वो ऐसे काम कर रहा है, पर मैं जब कह दूं कि ये हार्मोन लिपिड का सोलुबल है तो वो ऐसे काम कर रहा है। अब कहोगे सर आप इसके बारे में क्यों नहीं बताओगे, मैं कहूंगा भाई इनके तो बहुत ज्यादा नाम हैं, आपको चीज याद करनी है तो छोटी चीज को याद करो। यहां पे आएंगे मुश्किल से 5 या 6 नाम, यहां पे आएंगे 5 या 6 नाम, वो 5 और 6 नाम को आपको याद रखना है कि वो कौन कौन से हार्मोन है जो लिपिड में सोलुबल है। मैं उन हार्मोन्स के आपको नाम बताऊंगा, उसके अलावा जो भी हार्मोन मैंने बताया वो सब के सब किस कैटेगरी में बेटा जी, लिपिड के इनसोलुबल की कैटेगरी में। तो हम यहाँ पे आपको 5-6 नाम बताएंगे, वो नाम अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज अभी तो आपने उन ग्लैंड्स को नहीं पढ़ा है, तो उनके फंक्शन को ग्लैंड्स को पढ़ेंगे तो हम बातें शुरू करेंगे बेटा जी यहाँ पे। तो इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द हार्मोन। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड है, आपने नाम सुना होगा मास्टर ग्लैंड। क्या नाम है मास्टर ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड। उस पिट्यूटरी ग्लैंड का भी माई बाप कौन है, उसका भी मास्टर ग्लैंड कौन है, तो आपने मैंने बताया था बेटा जी हाइपोथैलेमस, इसको हम बोलते हैं सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का भी अगर कोई कमांडर है तो कौन है बेटा जी, यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को भी कंट्रोल करेगा। तो चलिएगा लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं आप लोगों के लिए, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन वर्ड की बातें की है। हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू कर देंगे बेटा जी यहाँ पे आपका एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ना। चलिएगा, थैंक यू बेटा।